लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं वो फ़िक्स्ड क्वांटिटी में प्रेजेंट हैं, जबकि हमारी वांट्स अनलिमिटेड हैं। अब ये जो फिक्स्ड रिसोर्सेज हैं, जो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज हैं, ये हमारे ऊपर क्या पुट करते हैं, कॉन्स्ट्रेंट पुट करते हैं, कुछ लिमिट्स पुट करते हैं कि हम इससे ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी इंडिविजुअल की इनकम 20,000 है, वो 20,000 से ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर सकता। उसी तरह अगर किसी की इनकम 10,000 है, वो 10,000 से ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर सकता। तो हम कह सकते हैं कि इनकम ने हम पर क्या पुट कर दिया है, एक कॉन्स्ट्रेंट पुट कर दिया है, एक फ़िक्स्ड लिमिट पुट कर दी है कि हम इससे ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर सकते। सेम इन द केस ऑफ प्रोड्यूसर, अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो वहाँ पे उसके पास कुछ रिसोर्सेज होते हैं जिसको यूज़ करके जो प्रोड्यूसर है वो फिनिश्ड प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक इंडिविजुअल जिसके पास 5 चेयर्स को बनाने के लिए वुड प्रेजेंट है, वो एक और चेयर भी प्रोड्यूस नहीं कर सकता। हम ये नहीं कह सकते कि वो 6 चेयर बना देगा, क्योंकि उसका जो रिसोर्स है, जो उसके पास ये वुड है, उसने उसके ऊपर कॉन्स्ट्रेंट पुट कर दिया है, एक लिमिट पुट कर दी है कि वो खाली 5 चेयर ही प्रोड्यूस कर सकता है। अब कॉन्स्ट्रेंट अलग अलग तरह के होते हैं। फर्स्ट हम बजट कॉन्स्ट्रेंट की बात करेंगे। बजट कॉन्स्ट्रेंट होता है इनकम कॉन्स्ट्रेंट। आपने अपनी डेली लाइफ में सुना होगा कि लोग बात करते हैं कि हमारा इतना बजट ही नहीं है कि हम उस चीज़ को अफोर्ड कर सकें, मतलब हमारी उतनी इनकम ही नहीं है कि हम उस चीज़ को ख़रीद सकें। इसको हम कहते हैं बजट कॉन्स्ट्रेंट। जब इनकम हमारे ऊपर कॉन्स्ट्रेंट लगा देती है, वो क्या होता है, बजट कॉन्स्ट्रेंट। सिंप्लिसिटी के लिए हमने एक एग्जांपल ली है कि एक इंडिविजुअल जिसकी इनकम 100 है और वो 2 चीज़ें कंज्यूम करता है, पेन और नोटबुक। जो पेन है उसका प्राइस 10 है और जो नोटबुक है उसका प्राइस 20 है। अब अगर उसको अपनी इस गिवन लेवल ऑफ इनकम पर ये दोनों चीज़ें कंज्यूम करनी पड़ेंगी तो वो एक लिमिट में ही कंज्यूम कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो पेन बिल्कुल भी ना ख़रीदे, सिर्फ नोटबुक ख़रीदे, तो वो टोटल कितनी नोटबुक्स ख़रीद सकता है, 5 नोटबुक ख़रीद सकता है। क्यों? क्योंकि नोटबुक का प्राइस 20 है और 20 × 5 = 100। जब वो 5 नोटबुक्स ख़रीद लेगा तो उसकी इनकम ख़त्म हो जाएगी, एग्जॉस्ट हो जाएगी। उसी तरह अगर हम पेन की बात करें तो पेन वो कितने ख़रीद सकता है, अगर वो नोटबुक बिल्कुल ना ख़रीदे, पेन वो कितने ख़रीद सकता है, 10, क्योंकि पेन का प्राइस 10 है और जब वो 10 ख़रीदेगा, पेन प्राइस इंटू क्वांटिटी है ना, = 100। 10 × 10 = 100। तो टोटल अमाउंट ऑफ पेन अगर वो बिल्कुल भी स्पेंड ना करे नोटबुक पे, तो टोटल पेन वो 10 ख़रीद सकता है, जबकि नोटबुक वो सिर्फ 5 ख़रीद सकता है। अब अगर वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, मतलब कुछ अमाउंट में नोटबुक ख़रीदेगा और कुछ अमाउंट में पेन ख़रीदेगा। अगर वो 2 पेन्स ख़रीद लेता है तो 2 × 10 = 20। इट मीन्स के 20 रुपीज़ उसने यूज़ कर लिए। अब उसके पास रिमेनिंग कितना बचा, 80। अब नोटबुक के लिए उसके पास सिर्फ 80 रुपीज़ बचे हैं, जिससे वो सिर्फ 4 नोटबुक्स ख़रीद सकता है। तो हम कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर लिमिट है जिसके अंदर रह के वो कंजम्पशन कर सकता है। इसको हम कहते हैं बजट कॉन्स्ट्रेंट। अब इसकी इक्वेशन क्या होती है, प्राइस ऑफ x × x प्लस प्राइस ऑफ y × y लेस देन और इक्वल टू m। या तो ये कम होगा इनकम से या फिर ज़्यादा। यहाँ पे प्राइस ऑफ x क्या है, प्राइस ऑफ पेन इंटू क्वांटिटी ऑफ पेन जो कि हमने ख़रीदा, प्लस प्राइस ऑफ नोटबुक इंटू क्वांटिटी ऑफ नोटबुक। ये या तो इक्वल होगी इनकम के या फिर कम होगी, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। इस इक्वेशन को हम कहते हैं बजट कॉन्स्ट्रेंट। ये इक्वेशन क्या कहलाती है, बजट कॉन्स्ट्रेंट। और ये इकोनॉमिक्स में एक इक्वेशन है जो हमें बजट कॉन्स्ट्रेंट के बारे में बताती है। और इसका कर्व कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। इस लेवल पे, एट दिस लेवल, अगर हम यहाँ पे x रखें, y मतलब पेन एंड नोटबुक, इस लेवल पे हम सिर्फ क्या ख़रीद रहे, पेन ख़रीद रहे, नोटबुक बिल्कुल भी नहीं ख़रीद रहे। तो इस लेवल पे हमारी कंजम्पशन क्या है, 10, जबकि उस लेवल पे हम y ख़रीद रहे, x बिल्कुल भी नहीं कंज्यूम कर रहे, तो उस लेवल पे हमारी कंजम्पशन क्या है, 5। ये हम इन डेप्थ में बात करेंगे। फ़िलहाल आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बताया
कि ये है बजट कॉन्स्टेंट, और इस कर्व की इक्वेशन क्या है, प्राइस ऑफ x इंटू एक्स प्लस प्राइस ऑफ y इंटू वाई इक्वल्स लेस देन और इक्वल्स टू m। आप इक्वल्स टू भी लिख सकते हो, लेकिन लेस देन और इक्वल्स टू m, क्योंकि ये उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, उससे कम ही होगा। अब अगर आप इन सब को सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो ये उसी लेवल पे है, जैसे प्राइस ऑफ x इंटू एक्स प्लस प्राइस ऑफ y इंटू वाई लेस देन और इक्वल्स टू 100, क्योंकि हमारी इनकम क्या है 100, और उस लेवल पे प्राइस ऑफ x क्या है, प्राइस ऑफ x हमारा कांस्टेंट है, दैट इज़ 10, और क्वांटिटी क्या है हमारी x की, दैट इज़ 6, प्लस प्राइस ऑफ y जो कि हमें पता है 20 है, इंटू क्वांटिटी क्या है y की उधर 2 इंटू 2 लेस दैन इक्वल्स टू 100। अब चेक करते हैं, 10 इंटू 6 इक्वल्स टू 60 प्लस 2 2 ज़ा 4, 40 लेस दैन और इक्वल्स टू 100। तो हमें क्या पता चला, ये 100 है और इक्वल्स टू 100। बजट इक्वेशन को ऐसे सॉल्व किया जा सकता है। ये सारे कम्बिनेशन बजट इक्वेशन के हिसाब से ही, उसको आप बजट इक्वेशन भी कह सकते हो, बजट कॉन्स्टेंट भी कह सकते हो। अब हम नेक्स्ट फर्दर कॉन्स्टेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है रिसोर्स कॉन्स्टेंट। रिसोर्स कॉन्स्टेंट की एग्जांपल आप वो ले सकते हो जो हमने डिस्कस किया था मैन्युफैक्चरर की एग्जांपल, कि उसके पास रिसोर्स इतने ही अमाउंट में प्रेजेंट था कि वो 5 चेयर को प्रोड्यूस कर सके, वो उससे ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकता था। इसका मतलब रिसोर्स ने उसके ऊपर क्या लगा दिया, एक लिमिट लगा दिया कि वो उससे ज़्यादा फर्दर और प्रोडक्शन नहीं कर सकता। नेक्स्ट हमारे पास है टेक्नोलॉजी कॉन्स्टेंट। टेक्नोलॉजी कॉन्स्टेंट कि हमारे पास एक गिवन अमाउंट ऑफ टेक्नोलॉजी होती है, हम बस उतनी प्रोडक्शन कर सकते हैं जितना उस टेक्नोलॉजी में प्रोड्यूस करना पॉसिबल होता है। सिंप्लिसिटी के लिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कैलकुलेटर्स की। अगर आपके पास सिंपल कैलकुलेटर है तो आप उससे सिर्फ बेसिक ऑपरेशन कर सकते हो, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। आप उससे फर्दर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन नहीं कर सकते, जैसे कॉस थीटा की वैल्यू आप उससे फाइंड नहीं कर सकते, टैन थीटा की वैल्यू से फाइंड नहीं कर सकते। तो वो आपके ऊपर क्या लगा रहे, टेक्नोलॉजी कॉन्स्टेंट। अब आपके फ़ोन में जितनी मेमोरी प्रेजेंट है आप उसमें उतना ही स्टोर कर सकते हो, उससे ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते, तो वो भी आपके ऊपर क्या लगाता है, एक कॉन्स्टेंट। ये भी हम किस में इंक्लूड कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी कॉन्स्टेंट में। उसके बाद आप प्रिंटर्स की एग्जांपल ले सकते हो। आपने प्रिंटर्स देखा होगा, अलग अलग टाइप्स के प्रिंटर्स होते हैं, कुछ छोटे होते हैं कुछ बड़े होते हैं, उसमें हम अलग अलग लेवल के पेजेस प्रिंट कर सकते हैं। तो आप कह सकते हो कि जो स्मॉल प्रिंटर है उसमें ये टेक्नोलॉजी कॉन्स्टेंट है कि वो एक लार्ज पेज को प्रिंट नहीं कर सकता। तो इस टाइप की एग्जांपल किस में इंक्लूड होती है, टेक्नोलॉजी कॉन्स्टेंट में। नेक्स्ट है अनअवॉइडेबल कॉस्ट। इस कॉस्ट की स्पेशलिटी ये है कि ये सिर्फ इकोनॉमिक्स में ही होती है, मतलब और किसी फील्ड में इसको डिस्कस नहीं किया जाता, ना इसका यूज़ होता है। और इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कहते हैं। इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था स्टेयर्स और लिफ्ट की एग्जांपल में। यहाँ पे मैं आपको इतना समझाऊंगी इसके बारे में कि अगर आपके पास 2 से ज़्यादा ऑल्टरनेटिव्स प्रेजेंट हों, मतलब 3 चॉइसेस या फिर 3 से ज़्यादा चॉइसेस प्रेजेंट हों, उस केस में आप कैसे डिटरमाइन करोगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को। आपको अपने माइंड में ये बात रखनी है कि नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव मतलब फॉर एग्जांपल आपको 2 कलर्स पसंद है, रेड और ब्लू। अब अगर आप रेड कलर का ड्रेस आपको मार्केट में नहीं मिल रहा है, आपकी सेकंड प्रेफरेंस क्या होगी, ब्लू। इट मीन्स कि ब्लू क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है रेड की। तो अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं, डॉक्टर, अगर एक इंडिविजुअल जो है वो डॉक्टर बन जाता है तो उसकी जो सैलरी होगी वो 50,000 पर मंथ होगी। इन केस अगर वो टीचर बन जाता है तो उसकी सैलरी 30,000 पर मंथ होगी, और अगर वो रिसर्च एनालिस्ट बन जाता है तो उसकी 40,000 पर मंथ होगी। अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ पे डॉक्टर की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, अगर आप डॉक्टर बनना चाहो, क्योंकि उसमें हाईएस्ट इनकम है, हमारे पास तीनों ऑप्शन है, ऑब्वियस ही बात है कि हम यही सिलेक्ट करेंगे। तो अगर आपको इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फाइंड करनी हो तो आप नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, तो इसका नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या होगा, यहाँ पे 50,000 हमें मिल रहा है, यहाँ पे 30,000 और यहाँ पे 40,000। तो हमें क्या पता चला, सबसे बेस्ट लेवल ये है हमारे लिए, नेक्स्ट लेवल पे ये है और थर्ड लेवल पे ये है। ठीक है, इट मीन्स कि इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, 40,000। डॉक्टर की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, 40,000,
क्योंकि उसका नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव रिसर्च एनालिस्ट है। उसकी जो सैलरी है वो डॉक्टर की सैलरी से कम है, लेकिन टीचर की सैलरी से ज़्यादा है। अब अगर आपको इसका आंसर करना पड़े कि टीचर के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, टू बी अ टीचर आपके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, तो यहाँ पे हम नहीं कह सकते कि टीचर के लिए कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ 3 लेवल्स गिवन है, जिसमें जो टीचर है वो वर्स्ट लेवल ऑफ इनकम है। अब इन केस ऑफ रिसर्च एनालिस्ट आपकी नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेट क्या होगा, ये तो उससे ज़्यादा है ना। अगर रिसर्च एनालिस्ट की केस में हम देखें तो इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टीचर होगी, क्योंकि उसका नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेट 30,000 है। ओके, Let's what is sunk cost? The cost that is already being spent and can't recovered. It does not affect the future decisions. मतलब ऐसी कॉस्ट जो आपने पहले ही खर्च कर दी, अब उसको आप रिकवर नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको किसी ऑफिस में जॉब मिल गई, आपने उसके लिए एक बैग ख़रीद लिया कि मैं ऑफिस के यूज़ के लिए एक बैग ख़रीद लिया। फिर आपको पता चला कि वैसे वाले बैग्स तो उस ऑफ़िस में लाना अलाउड ही नहीं, तो अब आप क्या करोगे? आपने जो उसके ऊपर एक्सपेंस किया, अब वो आपको वापस नहीं मिल सकता, तो वो आपकी क्या हुई? संक कॉस्ट हुई। अगर आप इसको याद रखना चाहते हो तो आप याद रख सकते हो इसको इस हिसाब से कि वो कॉस्ट जो आपकी ज़ाया हो गई, मतलब किसी भी यूज़ में नहीं आई, वेस्ट। अगर आपने किसी मूवी को देखने में 300 स्पेंड कर दिए उसकी टिकट को बाय करने में, और थिएटर में जाके जब आप मूवीज़ को देखने लगे मूवी को, तो आपको पता चला कि आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक तो ये मूवी है ही नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा बोरिंग है। तो अब आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि मुझे ये मूवी अच्छी नहीं लगी तो मुझे मेरे 300 वापस चाहिए, बल्कि वो आपका जो आपने पैसा खर्च किया वो अब आप वापस नहीं ले सकते। इसीलिए ये क्या हो गई? आपकी संक कॉस्ट हो गई। और इस लाइन का मतलब ये है कि इट शुड नॉट अफेक्ट योर फ्यूचर डिसीजंस का मतलब ये है कि अगर आपने 300 खर्च कर दिया और आपको वहाँ पे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप ये थिंक करो कि मैंने इसके ऊपर 300 खर्च किए हैं, मैं तो ये पूरी देख ही के जाऊँगा, क्योंकि आपको उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। फ्यूचर के डिसीजन उसके बेस पे नहीं लेने होते। अब आप क्या करोगे? वहाँ से वापस आ जाओगे और आपका जो प्रीशियस रिसोर्स है आपका टाइम, उसको किसी प्रोडक्टिव वे में यूटिलाइज़ करोगे, किसी और वर्क में यूज़ करोगे। ठीक है। उसी तरह जब आप एक चॉकलेट ख़रीद लो और उसके ऊपर 100 रुपीज़ खर्च कर दो, अब उसको वो मार्केट में नया प्रोडक्ट थी, आपको नहीं पता था कि उसका टेस्ट कैसा है। अब एक बाइट पे आपको पता चला कि उसका टेस्ट बहुत ख़राब है, मतलब आपकी वॉमिटिंग अगर किसी बंदे को आ जाए, वो वाली कंडीशन होगी, तो आप क्या करोगे? उसको पूरा कंज्यूम करोगे? नहीं, बल्कि उसको स्किप कर दोगे। इन केस अगर आप ये सोचते हो कि मैंने इसके ऊपर 100 रुपीज़ खर्च किया है, मैं तो इसको पूरा कंज्यूम कर ही के छोड़ूंगा, तो ऐसा करना आपके लिए सही नहीं है, वो आपकी हेल्थ को ख़राब कर सकता है। तो इकोनॉमिक्स में भी अगर आप एक रेशनल कंज्यूमर हो या फिर एक रेशनल प्रोड्यूसर हो, तो जो आपकी कॉस्ट अनप्रोडक्टिव वे में यूज़ हो गई है, अब फ्यूचर के डिसीजन आप उसके बेस पे लोगे तो आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। आपको अपने फ्यूचर के बारे में और डिसीजन लेने पड़ेंगे, संक कॉस्ट क्योंकि रिकवर होने वाली नहीं है। नेक्स्ट इज़ एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट वो होती है जो कि हम क्या करते हैं कि 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन में यूज़ होती है। अगर हम 1 यूनिट को प्रोड्यूस करते हैं, उस पे जो कॉस्ट लगती है वो क्या होती है? हमारी एवरेज कॉस्ट। और मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है कि अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और हमारी उस पर ख़र्चा कितना हो रहा है? 210 का, तो अगर हम 101 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, उस पे हमारा कितना ख़र्चा हुआ? ये जो 1 यूनिट हमने एक्स्ट्रा प्रोड्यूस किया, इस पे हमारा क्या एक्सपेंडिचर होगा? उसको कहते हैं हम मार्जिनल कॉस्ट। आपने अपनी प्राइमरी क्लासेस में पढ़ा होगा कि यूनिट रूल। यूनिट रूल क्या कहता है? अगर आपको 150 रुपीज़ की 3 चॉकलेट्स मिल रही हैं, तो 1 चॉकलेट का प्राइस बताओ। अगर आपको 150 रुपीज़ की 3 चॉकलेट्स मिल रही हैं, तो 1 चॉकलेट का प्राइस बताओ। जहाँ पे हम यूनिट फाइंड करते हैं कि यूनिट का प्राइस क्या है, एक का 1 यूनिट का प्राइस क्या है, उसको हम कहते हैं यूनिट रूल। तो अब इसमें हम कैसे फाइंड करेंगे? 150 डिवाइडेड बाई 3, जितना एक्सपेंडिचर हुआ उसको यूनिट, जितने यूनिट हमने कंज्यूम किए, तो 3 5 ज़ा 15
मतलब कि एक यूनिट पे कितना खर्चा हुआ 50। ये एवरेज कॉस्ट जो होता है वो यूनिट रूल की तरह ही होता है। फॉर एग्जांपल हमने 0 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन पे हमारी टोटल कॉस्ट कुछ भी नहीं थी, मार्जिनल कॉस्ट भी कुछ नहीं थी और एवरेज कॉस्ट भी कुछ नहीं थी, क्योंकि अभी हमने प्रोडक्शन की ही नहीं है। अगर हमने 1 यूनिट प्रोड्यूस कर दिया, उस पर टोटल खर्चा कितना हुआ 50, तो ऑब्वियस ही बात है एवरेज कॉस्ट भी कितनी होगी 50, क्योंकि अभी हमने एक ही यूनिट प्रोड्यूस किया है। ठीक है, और जब हमने 2 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, अब 2 यूनिट्स पे कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, 2 यूनिट्स पे कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है 90। तो इन दिस केस एवरेज कॉस्ट क्या होगी 90 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज़ 45। तो हमारी एवरेज कॉस्ट क्या है 45। अब टोटल कॉस्ट 3 यूनिट्स पे कितनी हो रही है 120, तो यूनिट्स कितने वो 3, तो एक पे कितना हो रहा है 40, तो हमारी एवरेज कॉस्ट क्या हो गई वहाँ पे 40। सिमिलरली यहाँ पे देखो 4 यूनिट को प्रोड्यूस करने में हमारी कॉस्ट लग रही है 160, तो एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में कितनी लगेगी 40, एवरेज कॉस्ट इज़ 40। सिमिलरली इन द केस ऑफ 5th यूनिट आल्सो। बट व्हाट इज़ इन मार्जिनल कॉस्ट? मार्जिनल कॉस्ट के केस में हम देखते हैं कि हमारी एडिशनल कॉस्ट कितनी लग रही है। देखो यहाँ पे जब आपने एक यूनिट प्रोड्यूस किया तो आपकी कितनी कॉस्ट लगी 50, 2 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के बाद आपकी कॉस्ट कितनी हो गई 90। तो इसमें कितना ऐड हुआ है हमें ये देखना है, एडिशनल मतलब कितना ऐड हुआ है। तो 50 में कितना ऐड करेंगे तो 90 होगा 40, तो मतलब यहाँ पे 40 एडिशनल कॉस्ट है। तो यहाँ पे हमारी मार्जिनल कॉस्ट कितनी है 40। ठीक है, और 3 लेवल ऑफ, जब हमने 3 यूनिट प्रोड्यूस किया, 2 यूनिट को प्रोड्यूस करने पे तो हमारी 90, मतलब हमारी जो कॉस्ट थी वो 90 थी जब हमने 2 यूनिट को प्रोड्यूस किया। जब हमने 3 यूनिट को प्रोड्यूस किया ये 90 हमारी इंक्रीज़ होके कितनी हो गई 120। तो अब इस एक यूनिट पे कितना लगा, तो 120 में से 90 को माइनस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इस एक यूनिट को, जो 3rd यूनिट है, उसको प्रोड्यूस करने में कितना हमारा मनी, कितने हमारे लगे हैं, कितनी कॉस्ट हमारी लगी है। तो 120 माइनस 90 इक्वल्स टू 30। ओके, आई होप कि आपको मार्जिनल कॉस्ट का कंसेप्ट समझ आया होगा। जो मार्जिनल कॉस्ट है इसको कैलकुलेट करने का सिंपल फार्मूला है TN माइनस 1। अगर हम जो गिवन टोटल कॉस्ट है उसमें से प्रीवियस लेवल ऑफ टोटल कॉस्ट को माइनस कर देते हैं तो हमें मार्जिनल कॉस्ट मिल जाती है। और एवरेज कॉस्ट का फार्मूला क्या है, टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी, मतलब जितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस की है उतना। इन इकोनॉमिक्स मार्जिनल कॉस्ट हैज़ सिग्निफिकेंट रोल, क्योंकि इकोनॉमिक्स डिसीजन हमेशा मार्जिनल वेज में होते हैं, कभी भी हम एवरेज को कंसिडर नहीं करते। चाहे मार्जिनल कॉस्ट हो या फिर मार्जिनल बेनिफिट हो, हम हमेशा मार्जिनल ऑब्जेक्ट्स को कंसिडर करते हैं, एवरेज कॉस्ट को इकोनॉमिक्स में कभी भी कंसिडर नहीं करते। आई होप कि आपको मार्जिनल कॉस्ट का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। बाकी डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन यूज़ करके हम मार्जिनल कॉस्ट को फाइंड कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएशन को यूज़ करके। वो कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, अभी हमने मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स स्टार्ट नहीं किया है, तो अभी हम जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। तो अभी आप सिंपल फार्मूला भी याद रख सकते हो, TN माइनस 1 वाला। ओके, नेक्स्ट व्हाट इज़ प्रोडक्शन? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। 2 चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है, एक रॉ मटेरियल्स और एक फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। रॉ मटेरियल्स वो होते हैं जो अभी हमारे यूज़ करने के काबिल ही नहीं होते, क्योंकि उनकी यूटिलिटी लेवल 0 होती है। प्रोडक्शन के प्रोसेस में हम उनके ऊपर यूटिलिटी असाइन करते हैं ताकि वो हमारे यूज़ करने के काबिल हो जाएं। फिनिश्ड प्रोडक्ट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है, और फिनिश्ड गुड वो होते हैं जिनके ऊपर फर्दर कोई भी प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं होती। अगर एक कंज्यूमर शर्ट को बाय कर लेता है अपनी सेल्फ कंजम्पशन के लिए, ख़ुद यूज़ करने के लिए, तो इट मीन्स कि अब वो उसके ऊपर कोई भी प्रोडक्शन नहीं करेगा, ये क्या हो जाएगा फिनिश्ड प्रोडक्ट। लेकिन अगर एक शॉपकीपर दूसरे शॉपकीपर से शर्ट बाय करता है उसको आगे सेल करने के लिए, तो ये फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं होगा। फिनिश्ड प्रोडक्ट वही होते हैं जो कि फाइनल यूज़ के लिए होते हैं। ठीक है, हम एग्जांपल दे सकते हैं फ्लोर की। अगर कोई फ्लोर को अपनी सेल्फ कंजम्पशन के लिए बाय करता है तो इट मीन्स फ्लोर क्या है फिनिश्ड प्रोडक्ट है। लेकिन अगर एक बेकर उसको कंज्यूम
करने के लिए नहीं बल्कि ब्रेड वगैरह बनाने के लिए और फर्दर उनको मार्केट में सोल्ड करने के लिए बाय करता है, तो अब वो क्या करेगा, उस पर और प्रोडक्शन करेगा और वैल्यू उसमें ऐड करेगा, तो वो फिनिश प्रोडक्ट नहीं होगा। इन केस इन शॉर्ट मैं आपको ये बता रही हूँ कि किसी भी गुड को हम क्लासीफाई नहीं कर सकते फिनिश प्रोडक्ट में जब तक कि हमें उसका फ़ाइनल यूज़ नहीं पता चल जाए। एक गुड का फ़ाइनल यूज़ क्या हुआ है वो डिटरमाइन करता है कि वो फिनिश प्रोडक्ट है कि नहीं। अब फ्लोर कंज्यूमर के लिए तो फिनिश प्रोडक्ट है, लेकिन प्रोड्यूसर के लिए वो फिनिश प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि अभी उसमें और वैल्यू ऐड कर रहा है। तो ये फ़ाइनल यूज़ पे डिपेंड करता है। अगर उसको कंज्यूमर यूज़ कर रहा है अपनी सेल्फ कंजम्पशन के लिए, मतलब तो वो फिनिश प्रोडक्ट है। लेकिन अगर उसको प्रोड्यूसर यूज़ कर रहा है और प्रोडक्शन करने के लिए, तो मतलब वो फिनिश प्रोडक्ट नहीं है। तो प्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें हम रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट करते हैं फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में। अब रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं? रॉ मटेरियल्स वो रिसोर्सेज होते हैं जो प्रोड्यूसर यूज़ करता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। There are 4 types of factors of production, that is land, labor, capital and entrepreneur. Land, in land it is not including only the real estate. इसमें खाली जायदाद वगैरह नहीं आती है, बल्कि वो सारे नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ होते हैं जो कि प्रोडक्शन में अप्लाई हो सकते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि उस जगह का वेदर, वो भी किस में आएगा? लैंड में आएगा। वहाँ का फ्लोरा एंड फोना, वो भी किस में आएगा? लैंड में। आप लैंड को ऐसे याद रख सकते हो कि वो सारे नेचुरल रिसोर्सेज, नॉट मैन मेड, नेचुरल रिसोर्सेज जो कि प्रोडक्शन के दौरान यूज़ होते हैं, दे आर इंक्लूडेड इन लैंड। फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ का वेदर, हेयर स्पेलिंग मिस्टेक, WEATHER, weather, flora and fauna, geothermal energy, wind energy etc. means all the natural resources which can be used। सारे natural resources जो कि प्रोडक्शन के टाइम पे यूज़ हो सकते हैं, वो किस में आते हैं? लैंड में। एक ब्रॉड कंसेप्ट है लैंड। इसका मतलब जस्ट ज़मीन नहीं होता, बल्कि इसमें वो सारे नेचुरल रिसोर्सेज आते हैं जो प्रोडक्शन के टाइम पे यूज़ हो सकते हैं। नेक्स्ट इज़ लेबर। लेबर इज़ दैट वर्क दैट इज़ परफॉर्म बाय द ह्यूमन, दैट वर्क दैट इज़ परफॉर्म बाय द ह्यूमन। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास सारे मटेरियल्स प्रेजेंट हैं, उसके बावजूद जब तक उस पर हम लेबर अप्लाई नहीं करेंगे, इंडिविजुअल्स को अप्लाई नहीं करेंगे उस पर काम करने के लिए, तब तक कोई भी चीज़ प्रोड्यूस नहीं हो सकती। और उनका ये वर्क जो वो करते हैं उसको क्या कहते हैं हम? लेबर। कैपिटल, ह्यूमन मेड मशीन्स। कैपिटल में क्या होता है? जिस तरह नेचुरल रिसोर्सेज आते थे ना लैंड में, उस तरह कैपिटल में मैन मेड थिंग्स आते हैं, जैसे कि टूल्स वगैरह जो कि प्रोडक्शन के टाइम पे यूज़ होते हैं, बिल्डिंग्स वगैरह, सारा कुछ जो कि इंसान खुद बनाता है, वो जब प्रोडक्शन में यूज़ होते हैं, उन सारे इंस्ट्रूमेंट को, उन सारे रिसोर्सेज को हम कैपिटल कह सकते हैं। तो लैंड में ये एक ब्रॉड कंसेप्ट है जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज आते हैं, और कैपिटल में इसमें मैन मेड रिसोर्सेज आते हैं। ये दोनों ब्रॉड कंसेप्ट्स हैं। नेक्स्ट फोर्थ वन एंड द लास्ट वन इज़ एंटरप्रेन्योर एबिलिटी। इट इज़ डिस्टिंक्ट फ्रॉम लेबर। मतलब जो एंटरप्रेन्योर होता है वो लेबर से अलग होता है। जो लेबर होता है उसका सिंपल काम होता है कि कोई एक काम परफॉर्म करना। फॉर एग्ज़ाम्पल रेस्टोरेंट में बहुत सारे वर्कर्स होते हैं। अब एक वेटर की बात करें, वो क्या होता है? लेबर होता है, वो कोई काम कर रहा होता है। लेकिन उस पूरी चीज़ को, उस पूरे सिस्टम को, उस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को जो हैंडल करता है और जो डिसीशंस लेता है कि कौन सा काम कैसे होगा, क्या चीज़ नई लानी है, क्या चीज़ यूज़ करनी है, वो प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन जो कि किसी इंडिविजुअल के अंडर चल रही होगी, उस इंडिविजुअल को हम कहते हैं एंटरप्रेन्योर। देखो, ये ज़रूरी नहीं है कि जो एंटरप्रेन्योर हो वो वहाँ का ऑनर ही हो, लेकिन अगर ऑनर जो है वो ख़ुद सारा कुछ हैंडल कर रहा है, ख़ुद उसने इन्वेस्टमेंट की है और प्रॉपरली पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि उस टाइम पे जो वहाँ का ऑनर है वो एंटरप्रेन्योर है। और एंटरप्रेन्योर क्या करता है? बाकी के 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज करके रखता है। The chief working in a restaurant. Entrepreneur, the one who organize other 3 factors of production. Owner of a restaurant, risk taker. मतलब ऑनर ऑफ अ रेस्टोरेंट उस टाइम पे हम एंटरप्रेन्योर कह सकते हैं जबकि वो रिस्क टेकर हो। एंटरप्रेन्योर का काम ही क्या होता है? रिस्क लेना। क्योंकि वो क्या करता है? डिसाइड करता है, डिसीजन लेना
मामूली बात थोड़ी ना होती है। डिसीजंस में हमें लॉसेस फेस करने पड़ते हैं, हमें प्रॉफिट भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई बंदा रिस्क अवर्स है, उसको उतना बेनिफिट नहीं होता। रिस्क अवर्स मतलब वो रिस्क नहीं लेना चाहता, जो चीज़ जैसे है उसको वैसे ही चलने दो, तो हम नहीं कह सकते कि वो एक गुड एंटरप्रेनर है, क्योंकि रिस्क अगर हम लेंगे तो कोई चीज़ इम्प्रूव होगी। एंटरप्रेनर्स को डिसाइड करना पड़ता है कि कोई चीज़ हमें इम्प्रूव करनी है, कितनी इम्प्रूव करनी है, उस प्रोडक्ट में थोड़ी चेंजेस लानी है या फिर कंप्लीट हमें एक नया प्रोडक्ट इन्वेंट करना है। और इसमें हमें रिस्क तो लेना पड़ता है। हो सकता है जो हमने न्यू इन्वेंशन की हो वो एज़ कम्पेयर टू बिफोर प्रोडक्ट, मतलब जो पहले वाले इनिशियल प्रोडक्ट के कंपैरिजन में वो उतना इफेक्टिव ना हो, तो इस केस में हमारा कॉस्ट वेस्ट हो सकता है। तो इसलिए इसको रिस्क कहते हैं, क्योंकि इसके काम में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। लेकिन अगर कोई प्रॉफिट होता है, कोई बेनिफिट होता है, वो न्यू टेक्नोलॉजी का नतीजा होता है, वो न्यू टेक्नोलॉजी का रिज़ल्ट होता है। हमने पढ़ा था कि जब टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती है तभी ग्रोथ होती है। तो अगर ये टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने के बारे में सोचेगा ही नहीं, ये रिस्क लेगा ही नहीं, तो इट मीन्स कि ग्रोथ ही नहीं होगी, प्रॉपर प्रोडक्शन ही नहीं होगी। इसके और लेबर के काम में यही डिफरेंस होता है कि ये नई चीज़ें प्रोड्यूस करता है, ये देखता है कि कैसी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना है, किस चीज़ में न्यू इन्वेंशन करनी है, जबकि लेबर का काम है बस अपना काम परफॉर्म करना। उसको कहा कि आपको ये करना है, बस वो पर्टिकुलरली सेम टास्क परफॉर्म करता रहेगा। लेकिन एंटरप्रेनर का काम एक ब्रॉड कंसेप्ट है जिसके लिए बहुत सारे स्किल की रिक्वायरमेंट है। तो हम कह सकते हैं कि एंटरप्रेनर के बगैर प्रोडक्शन विल स्टक इन सेम थिंग्स एंड इन सेम वेज फॉर एवर, क्योंकि इन्वेंशंस वही करता है। अगर वही नहीं होगा तो जिस तरह से हम 1910 में प्रोडक्शन कर रहे थे, इन 2025 भी उसी लेवल पे प्रोड्यूस कर रहे होंगे अगर एंटरप्रेनर नहीं होगा। क्योंकि नया आइडियाज़ ये सब एंटरप्रेनर का काम है, क्योंकि प्रॉपरली वही एनकरेज करके रखता है सबको, क्या डेवलपमेंट्स आनी चाहिए, किस चीज़ का यूज़ करना है, किस चीज़ का यूज़ नहीं करना है। अब आपको समझ आ गई होगी कि ओवरऑल डिसीजन मेकिंग ऑफ अ फर्म डिपेंड्स ऑन एंटरप्रेनर इटसेल्फ। नाउ नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ ह्यूमन कैपिटल। एबिलिटीज़ ऑफ एन इंडिविजुअल। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? किसी भी इंडिविजुअल की एबिलिटी। अगर कोई पेंटर है, इसका मतलब उसके अंदर वो ह्यूमन कैपिटल है, पेंटिंग उसका ह्यूमन कैपिटल है। अगर कोई डॉक्टर है तो उसका वो स्किल उसका ह्यूमन कैपिटल है। अगर कोई टीचर है तो टीचिंग उसका क्या है? ह्यूमन कैपिटल है। और हर इंडिविजुअल उसी फील्ड में बेस्ट परफॉर्म कर सकता है जहाँ का ह्यूमन कैपिटल उसके अंदर पाया जाता है। और ये जो ह्यूमन कैपिटल है ये ऑटोमेटिकली किसी भी इंसान को नहीं मिल जाता, किसी को विरासत में नहीं मिल जाता, बल्कि इसके लिए बहुत सारी कॉस्ट हमें स्पेंड करनी पड़ती है ह्यूमन कैपिटल को बिल्ड करने में। और हम कह सकते हैं कि जितनी कॉस्ट हम मैन मेड कैपिटल पे खर्च करते हैं उससे बहुत ज़्यादा कॉस्ट इसके लिए रिक्वायर्ड होती है। द फैक्टर्स दैट कैन मेक प्रोडक्टिव ह्यूमन कैपिटल आर एजुकेशन। पहले हमें पूरी सोसाइटी में एजुकेशन सिस्टम को अच्छा करना पड़ेगा। हम किसी एक पर्टिकुलर बंदे के बारे में सोच के थोड़ी ना चलते हैं इसका ह्यूमन कैपिटल डेवलप हो जाए, बल्कि हम पूरी सोसाइटी के बारे में थिंक करते हैं। तो हमें एजुकेशन सिस्टम को भी राइट वे में चलाना पड़ेगा अगर हमें ह्यूमन कैपिटल को डेवलप करना है। उसके बाद हेल्थ, नॉट ओनली फिजिकल हेल्थ बट आल्सो मेंटल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ। इंडिविजुअल की एक प्रॉपर वेल बीइंग को देखना पड़ेगा, तभी जाके उसकी ह्यूमन कैपिटल जो होगी वो डेवलप हो पाएगी। ऑन जॉब ट्रेनिंग, मतलब जिस जॉब के लिए हम उसको तैयार कर रहे हैं उसकी ट्रेनिंग उसको दी जाए, उसको वेल ट्रेन किया जाए ताकि वो उसमें एफिशिएंट हो जाए। उसके बाद सैनिटेशन इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट, यू ऑल नो दैट। अगर सैनिटेशन नहीं होगी तो बहुत सारी डिजीज़ होंगी। और अगर ह्यूमन कैपिटल में अगर इंडिविजुअल की हेल्थ ही ठीक नहीं होगी तो इट मीन्स कि वो इस काबिल ही नहीं है कि वो ह्यूमन कैपिटल में कंट्रीब्यूट कर सके, बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ। नेक्स्ट इज़ एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, मतलब इंडिविजुअल का राइट है कि सोसाइटी में क्या हो रहा है, वर्ल्ड में क्या हो रहा है, वो इन्फॉर्मेशन हासिल करने का उसका राइट है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो अगर ये सब चीज़ें बेसिक रिक्वायरमेंट्स इंडिविजुअल्स को सोसाइटी में मिलती हैं तभी ह्यूमन कैपिटल जो है वो डेवलप हो सकता है। अदरवाइज़ ह्यूमंस तो होंगे पर देयर विल बी नो ह्यूमन कैपिटल।
International trade, this is the last concept of today. International trade is all about, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स इज़ ऑल अबाउट इंटरनेशनल ट्रेड. अगर आपको इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स सुनने को मिलता है तो ये सिर्फ किसके रिलेटेड है, इंटरनेशनल ट्रेड के रिलेटेड है. मतलब कैसे हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस कंट्रीज़. अब इसकी ज़रूरत क्यों होती है, डिफरेंस इन रिसोर्स एंडोमेंट. एंडोमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में. एंडोमेंट का मतलब ये होता है कि कौन सी चीज़ वहाँ पे पहले से ही प्रेजेंट है. फॉर एग्ज़ाम्पल जो पेट्रोलियम सेलिंग कंट्रीज़ हैं उनका एंडोमेंट क्या है, पेट्रोल. वहाँ पे ऑयल है, वहाँ पे पेट्रोल है, ठीक है. तो उनका एंडोमेंट हम क्या कह सकते हैं, पेट्रोल है या फिर ऑयल है, ठीक है. कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज. कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज का मतलब ये होता है कि जो चीज़ हम 1 यूनिट 10 रुपीज़ की प्रोड्यूस करें, अगर वो उसी चीज़ को 5 रुपीज़ में प्रोड्यूस कर लेता है तो इट मीन्स कि वो कम कॉस्ट में प्रोड्यूस कर रहा है, तो हम वो चीज़ वहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे ताकि हमारा ज़्यादा खर्चा उस पर ना हो. इन सेम केस अगर कोई चीज़ वो 7 रुपीज़ की प्रोड्यूस कर रहा है और आप 3 रुपीज़ की प्रोड्यूस कर रहे हो तो वो आपसे ये चीज़ ले सकता है क्योंकि उसको इसमें ज़्यादा नुकसान हो रहा है प्रोड्यूस करने में, ठीक है. उतनी कॉस्ट बाहर से इंपोर्ट करने में नहीं लग रही जितनी अंदर कंट्री में प्रोड्यूस करने के लिए लग रही है. इसको हम कहते हैं कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज, ठीक है. कंपैरेटिव मीन्स उसके कंपैरिजन में हमारी कितनी कॉस्ट एडवांटेज है, मतलब कितना हमें कॉस्ट में फ़ायदा है. अगर हम 3 रुपीज़ में प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो 7 रुपीज़ में प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब इसमें हमें एडवांटेज है, हम कम कॉस्ट यूज़ कर रहे हैं प्रोड्यूस करने में. और अगर वो 5 रुपये की प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम 10 रुपीज़ की प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसका मतलब कि इस प्रोडक्ट में उसका कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज है. तो हम उस चीज़ को इम्पोर्ट कर लेंगे जिसमें हमें कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज नहीं है, और उस चीज़ को एक्सपोर्ट करेंगे जिसमें हमें कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज है, जिसमें हमें कम कॉस्ट लग रही है. टू एसेस एंड इम्प्रूव टेक्नोलॉजी. और ये किसकी वजह से पॉसिबल है, इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से पॉसिबल है कि किस कंट्री में टेक्नोलॉजी किस लेवल की है, और हम कंपेयर कर सकते हैं कि हमारी कंट्री में अभी टेक्नोलॉजी का लेवल क्या है, और वहाँ से हम जो न्यू टेक्नोलॉजी है उसको इंपोर्ट कर सकते हैं हम, ठीक है. टू एसेस, उस तक हम एसेस कर सकते हैं जो न्यू टेक्नोलॉजी है, और अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव भी कर सकते हैं उनकी टेक्नोलॉजी को देख के कि इनकी टेक्नोलॉजी इस लेवल की है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारी टेक्नोलॉजी भी इम्प्रूव हो जाए. नेक्स्ट, क्रिएट जॉब्स एंड बूस्ट इनकम. मतलब कुछ लोग क्या करते हैं कि प्रोडक्शन करते हैं, जैसे फार्मर्स वगैरह टी ग्रो करते हैं, उसके बाद उसको बाहर कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करते हैं, तो उनकी क्या है, ये एक इनकम सोर्स है, एक जॉब है. इसकी वजह से हमारी कंट्री की जो जीडीपी है वो बढ़ जाता है जब हम बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, और हमें उसके बदले में क्या मिलता है, पैसा मिलता है, हमारी कंट्री का जीडीपी बढ़ जाता है. उसके बाद स्ट्रेंथन पॉलिटिकल एंड कल्चरल टाइज. जब हम ट्रेड करते हैं दूसरे नेशंस के साथ, हमारी पॉलिटिकल रिलेशंस भी अच्छे हो जाते हैं, और बाहर का कल्चर भी हम देखते हैं, और उनके कल्चर में जो हमें ठीक लगता है तो वो हम उसको अडॉप्ट भी करते हैं. ग्लोबलाइजेशन में आपने इसके बारे में पढ़ा होगा कि कैसे जो कल्चरल एक्सचेंज हुआ था लोगों में जब ट्रेड स्टार्ट हुई थी, है ना, एलपीजी पॉलिसी, ग्लोबलाइजेशन. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू.